आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक करने वाले हैं आपके लिए उन तमाम बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप और डालेंगी आप पर असर। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का आज के एजेंडे में। राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने की होगी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। नए एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग में हवाई यातायात, पर्यटन, रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी गति। और सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा अब मिलेगा वापस। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की करेंगे शुरुआत। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज शाम राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की एक अहम बैठक होगी जिसमें 38 दल शामिल होंगे और बैठक में आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने पर भी मंथन किया जाएगा। इस बैठक में एनडीए में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, एनसीपी का अजीत पवार गुट, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनडीए के पहुंच और दायरा जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में एनडीए सरकार ने सुशासन से काम किया है और इसे जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि 10 साल में यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए टोली बनाई गई है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो हम मान सकते हैं कि दिल्ली में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है ये निश्चित तौर पर एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ आज ये बैठक होगी। महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए के जो अब से कुछ दिन पहले सहयोगी थे उसमें आप देखें कि आज जो बैठक होगी उसमें कई नई सहयोगी दल इस बैठक में शामिल होंगे और ये एक संकेत है कि एनडीए का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर भारत में, दक्षिणी राज्यों में। और जो संकेत मिल रहे हैं कि 38 दल, चूँकि आमतौर पर देखें तो ये कहा जा रहा था कि 29 और 30 दल एनडीए के साथ आएंगे, लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ किया कि 38 दलों की तरफ से हामी मिल चुकी है, यानी वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तब से ही सभी की निगाहें हैं कि वो कौन कौन से नए दल हैं जो शामिल हो रहे हैं एनडीए की बैठक में आज में। और 2024 के चुनाव से पहले इस तरह का एक ये बहुत बड़ा जमावड़ा हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से, जो आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण यह है कि कल जैसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक नीति लेकर, एक एजेंडा लेकर देश के विकास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए आगे बढ़ रहा है और जो दल उस एजेंडे के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और साथ ही साथ एनडीए में कुछ और दल आ सकते हैं, यानी कोई ताजुब नहीं होगा कि आज की बैठक हो तो 38 की जगह पर 40 तक वो संख्या पहुंच जाए, तो इसमें कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी रहा है। कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चिराग पासवान, हालांकि वो पहले ही ऐलान कर चुके थे, उनको न्योता भेजा जा चुका था, एनडीए का अहम सहयोगी बताया गया था, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी दोपहर में करने वाले हैं। इस तरह से हमने देखा कई लोगों ने ट्वीट कर कहा कि वो एनडीए की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। रालोसपा की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, हम जीतन राम मांझी जो बिहार की पार्टी है उनकी तरफ से देखा, सुभाषपा जो उत्तर प्रदेश की एक अहम सहयोगी अब एनडीए की बन चुकी है, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष
जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा भी कि तमाम वो दल, एक जब सवाल पूछा गया कि जो एनडीए का साथ छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं छोड़ा था। जब अगर कोई फिर से वापस आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश विकास कर रहा है, अगर उससे सहमत होकर उस नीतियों पर साथ देने के लिए कोई साथ आ रहा है तो उसका स्वागत है। तो ऐसे में चर्चाएं हैं कि क्या अकाली दल साथ आएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जब से एचडी कुमारस्वामी जो जेडीएस के नेता हैं उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए की तरफ से कोई बुलावा आता है तो विचार करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि वो दल जो फिलहाल एनडीए के औपचारिक तौर पर हिस्सा नहीं है, क्या उनमें से भी कोई दल आज की बैठक में शामिल होता हुआ दिखाई देगा, वो एक बड़ी बात होगी। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें आज शाम 5 बजे जब होटल अशोक में यह बैठक होगी, बीजेपी की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है वो मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक में शामिल होने की संभावना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के प्रमुख शीर्ष नेतृत्व है वो मौजूद रहेंगे। तो एनडीए के वहीं बाकी जो घटक दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक उनके मौजूद रहने की उम्मीद है। शैलेंद्र, जो पुराने दल हैं उनका और नए दल जो अब शामिल हुए हैं उनमें किस तरह से भाजपा सेतु का काम करेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार का एक अहम रूल ये कहा जाता है कि सबकी विचारधारा भले ही अलग हो लेकिन सबको साथ लेकर चलना है। उस लिहाज से कितना मुश्किल आप भाजपा के लिए ये काम होते हुए देख रहे हैं? ये देखिए, सामाजिक विस्तार के लिहाज से देखें तो ज़्यादातर जो दल साथ आए हैं, जैसे सुभासपा है, अपना दल अनुप्रिया पटेल पहले से ही साथ है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर किसी इन दलों के बीच आपस में कोई एक तरह से देखें कि प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखती। अलग अलग क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, लेकिन बिहार में जरूर लोजपा के जो दोनों धड़प साथ आए हैं। पशुपत पारस जो केंद्र में मंत्री भी हैं वो पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव बिहार से पहले अलग हुए थे, छोड़कर गए थे। अब हमने देखा था कि एनडीए की जो बैठक हुई थी अब से कुछ दिन पहले, संसद सत्र के पहले, पिछले संसद सत्र के पहले, उसमें चिराग पासवान शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो कुछ मुद्दों को लेकर इस बैठक में आए हैं, औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। अब जब वो एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं, उन्हें न्योता जा चुका है, उन्हें अहम सहयोगी बताया जा चुका है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस बात को देखेगी। और बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कोई बहुत चुनौती नहीं आएगी, चूंकि पहले भी देखें तो ये दोनों दल एक तरह से देखें कि एलजेपी जो है वो एक ही था, तो उसमें कोई बहुत समस्या आने वाली नहीं। हालांकि कुछ बयान ऐसे आए थे जिसको लेकर सवाल उठे थे। इस बीच जब रालोसपा की तरफ से हमने देखा कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर खबरें आई कि वो बैठक में नहीं आ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तब उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, उन्हें निमंत्रण पहले ही मिल चुका है, वो बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। तो हम कोई ऐसी चुनौती नहीं देखते, क्योंकि उत्तर पूर्व में आप देखें कि तमाम छोटे छोटे दल हैं, उनके अपने जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव है, जहां पर वो काम करते हैं, वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। जी, एनडीए बनाम यूपीए भी तो कह सकते हैं आज के दिन को, क्योंकि यूपीए भी अपने कई दलों के साथ, बेंगलुरु में 24 दल हैं जिनके साथ बैठक कर रही है। एक ऐसी रेसिपी है जिसे हम बीरबल की खिचड़ी का भी नाम दे सकते हैं। लगातार जो विपक्ष है वो ये कह रहा है, वो ये भी कह रहा है कि ये फोटो अप है, या फिर तमाम ये वो लोग हैं जो सिर्फ इस नाम पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भाजपा की अगुवाई करते हैं। उस लिहाज से भी हम देखें तो विपक्ष के लिए भी अहम दिन है आज। ये देखिए, निश्चित तौर पर जब 2024 का चुनाव सामने है तो एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। विपक्षी दलों की तरफ से कांग्रेस और तमाम पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी बैठक है, इससे पहले पटना में बैठक हुई थी। अब कल हम जानते हैं कि शरद पवार नहीं गए, आज उनके जाने की बात कही जा रही है। वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के विरोध में जो दल साथ आते हैं उनको साथ लेने की कोशिश की जाए, लेकिन बहुत अंतर विरोध है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस या सीपीएम के लिए कोई जगह छोड़ेंगी, या बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू कांग्रेस के लिए कोई ज़्यादा जगह छोड़ेंगे? इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम दल ऐसे हैं जो अपने राज्य में कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं। तो इन अंतर विरोधों को कैसे यूपीए, जो अब नया नाम दिया जा रहा है, वो जो विपक्षी दल है वो कैसे निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है कि बीजेपी ये कह रही, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ये ऐसा गठबंधन है जिसके ना नेता तय है, ना नीति तय है, ना नीयत साफ है। और दूसरी तरफ 20 लाख करोड़ का जो घोटाला है यूपीए के समय में जो हुआ था, उसको बचाने के लिए एक टोला इकट्ठा हुआ है, एक टोली इकट्ठा हुई है। तो करप्शन के मामले में जांच ना हो, उसको बचाने के लिए तमाम पारिवारिक दलों के नेता इकट्ठा हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से आक्रामक है,
जो तमाम दल जो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं उन पर वो टिप्पणी भी कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा, आज का जो दिन है वो ये कह सकते हैं कि इस वक्त की मौजूदा राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक संकेत मिलेगा कि कौन कौन एनडीए के साथ है। हालांकि वो स्पष्ट हो ही चुका है, लेकिन आज जब तस्वीरें आएंगी तब उसमें हो सकता है कि कुछ और नाम शामिल हो। दूसरी तरफ यूपीए के और जो अब उनका नया नाम दिया जा रहा है, 24 दल हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर संख्या बल के लिहाज से भी देखें तो एनडीए के पास 38 दल है और विपक्षी दलों के पास 24 दल है, और अगर सांसदों की संख्या के लिहाज से भी देखें तो एनडीए बहुत आगे है मौजूदा समय में, और राज्यों में अगर सत्ता के लिहाज से भी देखें तब भी एनडीए का पलड़ा भारी है। चलिए, तो आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर जो आज होनी है। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते अगले एजेंडे की तरफ और बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। समारोह में वे वर्चुअली जुड़ेंगे। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने लगभग 710 करोड़ की लागत से टर्मिनल का निर्माण किया है। यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इसे बनाया गया। ये 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है और इसकी क्षमता 50 लाख यात्रियों की सालाना होने वाली है। टर्मिनल का वास्तुशिल्प प्रकृति से प्रेरित है। शंख के आकार जैसा दिखने वाला ये डिज़ाइन द्वीप और समुद्र से प्रभावित है। गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत बनाई गई। वहीं डिज़ाइन ऐसा है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी भी आसानी से इमारत के अंदर आ पाए। ये टर्मिनल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और पोर्ट ब्लेयर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, हम ये लगातार सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के लिहाज से ये बहुत अहम है जो सौगात आज पोर्ट ब्लेयर को मिलने वाली है, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन है, उनके लिहाज से आज पोर्ट ब्लेयर की जनता के लिए कितना बड़ा दिन? बिल्कुल आंचल, देखिए कितना बड़ा दिन है। आप समझ सकते हैं कि आपने एयरपोर्ट का कंसेप्ट देखा होगा। एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाता है? जहाँ पर कि आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कि आपको बहुत दूर दराज का इलाका है, या फिर सोशियो इकोनॉमी एक्टिविटी ज़्यादा है, व्यापार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से। ऐसे जगह पे एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम जो है परिकल्पना करते हैं, वह बनाते हैं कनेक्टिविटी के अलावा। आप समझ सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर की जनसंख्या कितनी है। पोर्ट ब्लेयर में सिर्फ 4.5 लाख लोग रहते हैं। 4.5 लाख लोगों के लिए एयरपोर्ट, और उसके बाद अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी सौगात है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 4.5 लाख लोगों के लिए यहाँ पर उनके आवागमन के लिए, उनके कनेक्टिविटी के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनकी उनका जो जीवन यापन है उसके स्तर में सुधार के लिए, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, यहाँ पर जो पर्यटकों की आवाजाही बढ़े, यहाँ पर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बूस्टअप करने के लिए किस तरीके से इस एयरपोर्ट का जो है आगे आप देखेंगे कि जी। अच्छा जी अभिषेक, हम आपको इसलिए रोक रहे हैं कि हम आप ही से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह, जिन्हें आप सुन रहे हैं अभी, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे खास बात की है। आइए पहले वो सुनते हैं। चलिए, तो बहुत अहम है कि जिस तरह से अगर पोर्ट ब्लेयर की जनता के लिए लगातार अभिषेक हमें बता रहे थे कि कितनी कम आबादी है, लेकिन उनके लिए ये सौगात आज दी जाने वाली है। और क्या कुछ खास होने वाला है, आइए सुनते हैं सीधा जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे कि वो क्या कह रहे हैं इस टर्मिनल को लेकर। हमारे साथ है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सर, पोर्ट ब्लेयर को नया टर्मिनल कितना मायने रखता है? ये पूरे इस क्षेत्र के लिए खासतौर पे सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश को समर्पित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि अधोसंरचना का एक एक अंग भारत के जन जन तक पहुँचे, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर ये 708 करोड़ रुपए का वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। वर्तमान में हमारी कनेक्टिविटी यहाँ से दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम की है, पर आने वाले दिनों में कई गुना इसमें बढ़ोतरी होगी।
प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि केवल यह हवाई अड्डा नहीं, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जहां 572 हमारे द्वीप हैं, उन सब को मिलाकर 3 अतिरिक्त एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। कार निकोबार में, शिवपुर में इसी तरह, और 4 नए वाटरड्रोम भी स्थापित किए जाएंगे। भारत विमान प्राधिकरण इसके लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे एक नई आर्थिक प्रगति पर्यटन के द्वारा, रोजगार के द्वारा, निवेश के द्वारा हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र में आएगी। प्रधानमंत्री का हमेशा से फोकस रहा है कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने पे, चाहे रेल मार्ग की बात, जल मार्ग की बात करें, हवाई मार्ग को लेकर पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कुछ काम भी हमने देखा है। आज ये न्यू टर्मिनल सर यहाँ के सोशियो इकोनॉमी को कैसे चेंज कर लेके आएगा, यहाँ पे टूरिज्म के अलावा और कैसे? पुराने ज़माने में एयरपोर्ट, हवाई अड्डा वहीं स्थापित होता था जहाँ आर्थिक स्रोत होती थी, जहाँ औद्योगीकरण होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इस पूरी परिपाटी को परिवर्तित कर दिया है। आज एयरपोर्ट जहां स्थापित होते हैं, वहां विश्व का आर्थिक पहिया चलने लगता है और वही परिवर्तन मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग अंडमान और निकोबार में भी पाएंगे। हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में अपार है। मैं तो कहूँगा कि हिंद महासागर में नहीं, लेकिन विश्व के महासागरों में इतनी सुंदर द्वीप और बीचेस और आसपास का एक सौंदर्यीकरण का वातावरण शायद न हो जो अंडमान निकोबार में है। अब इस एयरपोर्ट के द्वारा एक नया आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी और जब आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी, पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तो घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो नौजवानों को नए अवसर उत्पन्न होंगे और इसी के साथ एक नई आर्थिक दौड़ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी पूर्ण रूप से शामिल हो जाएगी। सीमावर्ती राज्यों जो भी है, जो दूसरे देशों से कनेक्टेड है, वहाँ पर काफ़ी कनेक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा है। इस तरीके से और भी आगे क्या प्लान है सर सिविल एविएशन? हमारी सोच है कि वर्तमान में एक नया इतिहास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र ने रचा है, जहाँ 67 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहाँ 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट बनाकर 148 पे हम लोग पहुँचे हैं और हमारा लक्ष्य है कि ये सफ़र निरंतर जारी होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आवागमन की सुविधा, अधोसंरचना की सुविधा का लोकतांत्रिकरण हो और उसी संदर्भ में, उसी तारतम्य में ये 148 को बढ़ाकर हम लोग 200-220 तक ले जाएंगे। तो भारत में जो तीव्रता आई है सड़कों के क्षेत्र में, रेलों के क्षेत्र में, नागर विमानन क्षेत्र में, वो तीव्रता अति अग्रसर रूप से बढ़ती जाएगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आपने सुना नागरिक उड्डयन मंत्री को, जिनका मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के विजन को लेकर बदलाव आया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। कैमरामैन कॉस्मोस के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, पोर्ट ब्लेयर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए। अभिषेक, जिस तरह से सिविल एविएशन मिनिस्टर साफ तौर पर कह रहे थे कि एक नए आर्थिक अध्याय की तो शुरुआत है ही, साथ ही जिस तरह से समय की बचत होगी और कैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया, एक उत्तम मिसाल। बिल्कुल आंचल, देखिए आज इस टर्मिनल के पहले मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और यहाँ पर उस समय जो कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, मोबाइल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी की, उसको लेकर के उन्होंने ये कहा था कि समुद्र के रास्ते फाइबर केबल डाला जाएगा ताकि अंडमान निकोबार के अंदर जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, जो नेटवर्क की जो समस्या है, उसको ठीक किया जाए और लक्ष्य रखा गया था और उस लक्ष्य को पूरा किया गया। अभी फाइबर केबल जो है समुद्र के रास्ते पूरे अंडमान निकोबार के अंदर है, जिसके कारण कि अभी बड़े आराम से जो है हमारा नेटवर्क के जरिए हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, देश दुनिया से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। कभी यहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या थी। इसी तरह की कई समस्याएं जो थी यहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर के थी। जल मार्ग से भी अगर देखा जाए तो जल मार्ग से 2 से 3 दिन का समय लग जाता है कोलकाता को लेकर के, चाहे आप चेन्नई जाए, जो भी समुद्र तट जुड़े हुए हैं
बॉर्डर मतलब यहाँ के समुद्र के साथ में, उनके साथ में। लेकिन अब जो है इस चीज़ को और कैसे कम किया जाए, जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो कम है अंडमान निकोबार के लिए, तो डायरेक्ट फ़्लाइट की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए ज़रूरत थी एक ऐसे संरचना की जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़्लाइट है वो लैंड कर सके, उनकी कैपेसिटी यहाँ बढ़ाई जा सके, लोगों का जो फ्लो है उसे बढ़ाया जा सके। फिलहाल हम जानते हैं कि 8 से 9 लाख का जो है रोजगार के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है आज का दिन, लेकिन समय मेरे पास कम है। एक बड़ी खबर और आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, लेकिन रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, ब्रेकिंग न्यूज का। जिस तरह से जम्मू कश्मीर से यह खबर है कि पुंछ इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं, और जो पहली मुठभेड़ है वो कल रात 11:30 बजे हुई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको फिर से बताएं कि पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन। पुंछ में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो उसमें 4 आतंकियों को ढेर किया गया। पुंछ के सिंधरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ कल रात करीब 11:30 बजे हुई थी, और उसके बाद आज सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू से हमारे संवाददाता रमेश रैना जुड़ गए। रमेश, हम मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, पुंछ में मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को मार गिराया गया। हाँ आंचल, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक्शन है टेररिस्ट के खिलाफ। और ये आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों में कोई 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। कल हमने बता दिया, कल 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। वो कल इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे वो कृष्णा घाटी सेक्टर में, तो कल 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तो आज सुबह जो एनकाउंटर हुआ, जो एक्चुअली कल शाम को शुरू हुआ था रात के 11:30 बजे सिंधरा इलाके में, तो वहां पर आज कल रात को फायरिंग शुरू हुई थी। आज सुबह तड़के फिर दोबारा आपस में उनकी फायरिंग शुरू, उसमें 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो ये बता दूं कि कल 2 दिनों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्मी का कितना बड़ा एक्शन ही है। आप ये बताइए कि हमारे जो जवान है वो कितने चौकस है बॉर्डर पे, किस। चलिए, तो लगातार इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो इसे त्रिनेत्र नाम दिया गया कि किस तरह से ड्रोन के जरिए भी इन तमाम इलाकों पर जहां पर आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा होती हैं उसको लेकर लगातार सुरक्षा और निगरानी की जा रही है। हालांकि अभी शिनाख्त होनी बाकी है कि ये आतंकवादी किस मॉड्यूल के थ्रू ऑपरेट करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इन तमाम जानकारियों को आपसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में देश में जो सहकारी आंदोलन है उसे मजबूत करने और सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कई पहल की हैं। सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जो जमाकर्ता हैं उनके वैध जो भुगतान है उसके लिए सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। ये बड़ी खबर है कि जो सहारा रिफंड पोर्टल है उसके ज़रिए जो लोग जिनका पैसा फंसा हुआ था वो उन्हें मिल जाएगा। आज का भी वक्त हमें याद करना चाहिए कि जिस वक्त कंपनी यानी कि सहारा बैंकरप्ट हुई थी उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई उस फंड में फंस गई थी। अब किस तरह से जो उच्चतम न्यायालय है उसने ये फैसला लिया कि सहारा रिफंड पोर्टल में उन तमाम लोगों का जो पैसा है जो फंस गया था, जिन दो लोगों ने एक निवेश के लिहाज से, एक अतिरिक्त SIP के लिहाज से उसे सेव किया था, अब वो पैसा कई वर्षों के बाद उन्हें वापस मिलेगा। तो ख़ास तौर पर जो रिफंड पोर्टल है इसमें उन तमाम लोगों के हितों को सुनिश्चित करने की बात की जाएगी जिनके पैसे कई सालों पहले इस सहारा के निवेश के इस विकल्प में फंस गए थे। तो यदि सहारा में आपका भी कोई फंसा हुआ पैसा है तो ये खबर बेहद आपके काम की है कि रिफंड पोर्टल की जब आज शुरुआत की जाएगी उस लिहाज से सभी लोगों को उनका पैसा जो है वो वापस मिलेगा। और इस तरह के जो रिफंड पोर्टल्स हैं उनमें सहारा इंडिया में जो लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए थे, अगर जब वो आज पोर्टल लॉन्च होगा तो ये
पैसे लोगों को वापस मिलेंगे। और सहकारी जो समितियां हैं उन्हें मजबूत करने के लगातार इस तरह के काम सरकार करती रहती है। और आज जब ये पोर्टल लॉन्च होगा तो ये उन निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जिन डिपॉजिटर्स ने कई साल पहले पैसे जो है वहाँ जमा किए थे, और डिपॉजिटर्स का जो वैलिड क्लेम है वो इस क्लेम को इस पोर्टल के जरिए सुनिश्चित कर पाएंगे, इस पोर्टल में रजिस्टर कर सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आखिर मंत्रालय का ये कहना है कि सहारा समूह के निवेशकों की तरफ से क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्पेशल पोर्टल जारी किया जाएगा, और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस पोर्टल का उद्घाटन कुछ ही देर में करने वाले हैं। और इसमें सबसे अहम यह है कि जो वास्तविक जो मेन डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा कैसे क्लेम कर पाएंगे, उस लिहाज से ये जो पोर्टल है ये बेहद अहम है। इन सहकारी समितियों के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, साथ ही सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये सहारा समूह ने इन सहकारी समितियों के पास पैसा जमा करने वाले निवेशकों को राह दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी, जिसके बाद अब 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए, जिसकी वजह से अब सहारा रिफंड पोर्टल जो है जब जिसका उद्घाटन किया जाएगा तो लोगों के पैसे वापस मिलेंगे। तो आज के दिन में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। नमस्कार। आज यहाँ विश्व के हर